तो आपकी कंपटीशन खुद से है, किसी दूसरे से नहीं। आपको अपना काम और बेहतर करना है। और एक कलाकार रहने का जो जो श्राप होता है वो ये होता है कि आपको खुद का काम कभी पसंद नहीं आता। मंझे हुए कलाकार अगर आपकी फिल्म या सीरीज में हो तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उनको उनका आना ही सबसे बड़ा वैलिडेशन है। एज ए डायरेक्टर पहला लेसन मुझे नसीब भाई ने ही दिया। मैं बड़ा ही एक्साइटेड था, पहला दिन शूटिंग का था और मैं उनको मतलब बड़ी एक्साइटेडली समझा रहा था सीन के बारे में। और सीन के बारे में नहीं समझा रहा था, मैं उसको पूरा उसकी भूमिका बांध रहा था कि इसका फिल्म में क्या क्या पर्पस है। और मैंने बड़े ध्यान से सुना 2 मिनट और फिर प्यार से मेरी तरफ देख के कहा कि बेटा वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे करना क्या मुकद्दर का सिकंदर देखते वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे फिल्म का बारे में कुछ याद नहीं। मैंने कुछ एक्शन सीन में आप मेरे सामने जो बैठे हुए थे समझे उनको मार दिया था। कमीने, मटरू की बिजली का मंडोला, 1.5 इश्किया, ब्लड ब्रदर्स, ये अभिषेक चौबे कौन सा सूप ऐसे ऐसे नाम जो हम सोच भी नहीं सकते। देखिए अभी किलर सूप बनाया है तो खराड़ों का ही सूप पीते सूप की शौकीन है जी। खरोड़ों का सूप, खरोड़ों का सूप तो बहुत पसंद है। खरोड़ों का सूप तो वैसे भी हेल्दी सीरीज बना दी, हेल्दी बहुत होता है, बहुत हेल्दी होता है। और अभी कल परसों ही मैं देख रहा था, मतलब मुझे लगता है किलर सूप आने के बाद वो वायरल हुआ है। दिल्ली में खरोड़े के सूप वाला है, ही सेल्स द खरोड़े का सूप फॉर सम 300 रुपीज। अच्छा, कॉस्टलीस्ट सूप, और उसके पास लाइन लगी हुई। या इट्स वेरी गुड। तो वो किलर सूप के चक्कर में वो भी वायरल। अभी कैसा लग रहा था? नंबर 1 पे ट्रेंड हो रही है किलर सूप। या बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स सेकंड वीक रनिंग और अभी भी नंबर 1 पर है तो बड़ी बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। अभी क्योंकि कंटेंट की एक तरह से बाढ़ है, मतलब रोज मुझे लगता है 4 वेब सीरीज रिलीज हो जाती है। मतलब हमको पता भी नहीं चलता, हमको पता तो बड़ी वेब सीरीज के बारे में चलता है और इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट। जब ऐसे कंटेंट के बीच में यू हियर कि ओके पीपल आर अप्रिशिएटिंग, इट इज ट्रेंडिंग एट नंबर 1, तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी ज़्यादा फील होता है कि यार अब आगे जो बनाऊंगा वो इससे और बेहतर होनी चाहिए। चाहे कि ना भी हो लेकिन ये फीलिंग तो हमेशा रहती है। आप अगर एक कलाकार हैं तो आपकी कंपटीशन खुद से है, किसी दूसरे से नहीं। आपको अपना काम और बेहतर करना है। और एक कलाकार रहने का जो जो श्राप होता है वो ये होता है कि आपको खुद का काम कभी पसंद नहीं आता। आप जब अपना काम कभी देखते हो, कभी आप मत करते हो अपना काम देखने की, तो आपको सिर्फ उसमें गलतियाँ ही नजर आती हैं। तो ये तो ज़रूर है कि अगला काम इससे बेहतर कर सकूं और कुछ दूसरा कर सकूं, क्योंकि ये एक जोन था जो इसका एक बड़ा स्पेसिफिक मूड है, तो ये हमने कर लिया। अब कहीं और जाए, किसी दूसरी दुनिया में जाए, किसी दूसरे जोन में जाए और कुछ बढ़िया करें। अच्छा, इफ यू हैव ऑलवेज वर्कड विद द टॉप ऑफ टैलेंट, जिनको मैं स्टार्स नहीं कहूँगा, एक्टर्स, घाटी एक्टर्स जिसे कहते हैं, कि मतलब मनोज वाजपेयी हो गए, नसीर साहब हो गए, मतलब जिनके जो अगर फ्रेम में आ जाएंगे तो वो फ्रेम तो शानदार होगा, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो जब ऐसे एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं तो एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर कितना डर होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं नसीर साहब एक स्टेचर ऐसा है कि भाई मतलब हम तो अगर सोचे कि उनका इंटरव्यू करना है तो मुझे लगता है कि जब तक हो नहीं जाएगा नींद नहीं आएगी तब। एज ए डायरेक्टर तो आपको और ज़्यादा मुझे लगता है कि कहीं खौफ रहता है, या क्या? खौफ नहीं रहता है, लेकिन एक सबसे बड़ी वैलिडेशन जब तब होती है जब आप अपनी स्क्रिप्ट उनको दें और वो पढ़ के कहें कि हाँ मुझे अच्छी लगी, मैं करना चाह रहा हूँ, तो सबसे बड़ी वैलिडेशन तो वहीं होती है। नहीं तो नसीर भाई और मनोज भाई इस टाइप के लोग हैं तो कह देंगे भैया ये क्या कूड़ा कर दे रहे होंगे। तो सबसे बड़ी वैलिडेशन वहाँ हो जाती है। ये ज़रूर है कि उनका तजुर्बा इतने सालों का है, आपसे ज़्यादा है, और वो उनका रियाज इतने सालों का है ना, जो कि आप कभी भी आप फिर भी नए फील करते हो उनके सामने। लेकिन जब वो आपके प्रोजेक्ट में आते हैं तो अगर आपको 10 में से 10 नंबर लाने हैं तो आप 3-4 भी लेके आओ ना, वो उसको 6 और लाओ, 10 कर दे, तो ये आपको बहुत फ़ायदा होता है। और अच्छे एक्टर, मंझे हुए कलाकार अगर आपकी फिल्म या सीरीज़ में हो तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। तो उनका आना ही सबसे बड़ा वैलिडेशन। डर लगता है कि आप कोई बेवकूफ़ी की बात ना कह दो। क्योंकि वो उनके मिजाज के बारे में भी हम खूब सुनते हैं कि हाँ, लेकिन मिजाज नसीर भाई का, जैसे मेरे साथ मैंने तो जब मैंने इश्किया बनाई थी आज से 10-15 साल पहले, तो उनके साथ मेरा सौभाग्य था कि मैंने 2 फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ काम किया था, एक मकबूल में और एक ओमकारा में। तो एक रिलेशनशिप थी, मुझे जानते तो थे,
हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर होना और एक बतौर निर्देशक उनके साथ काम करना दो अलग चीज़ें हैं। और इनफैक्ट मेरी लाइफ का एज ए डायरेक्टर पहला लेसन मुझे नसीर भाई ने ही दिया था। मैं बड़ा ही एक्साइटेड था, पहला दिन शूटिंग का था और मैं उनको मतलब बड़ी एक्साइटेडली समझा रहा था सीन के बारे में और सीन के बारे में नहीं समझा रहा था, मैं उसको पूरा उसकी भूमिका बांध रहा था कि इसका फिल्म में क्या क्या पर्पस है एंड ऑल दैट। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना 2 मिनट और फिर प्यार से मेरी तरफ देख के कहा कि बेटा वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे करना क्या है? तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी नसीहत थी है, क्योंकि आप ये आप फलसफे में मत घुसो। जब आप शॉर्ट बना रहे हो तो आप उनको बताओ कि करना क्या है, व्हाट इज द फिजिकल एक्शन दैट दे आर डूइंग। सो ये लर्निंग भी होती है बड़े लोगों के साथ काम करते। अच्छा, आपकी फिल्मों के नाम हो या उनका कंटेंट हो, इट्स ऑलवेज बीन लाइक क्वाइट डिफरेंट। कंटेंट में ये नहीं कि सिर्फ नाम ही डिफरेंट होता है, मतलब आपने उड़ता पंजाब बनाई जो कि कोई नहीं सोच सकता था कि उस तरीके, सबको पता था, बट जिस तरीके से वो बनी, उसकी चर्चा हुई, आज भी मतलब अगर आपका नाम लेते हैं तो मुझे लगता है उड़ता पंजाब शायद पहले या दूसरे नंबर पे आती है। आपका थॉट प्रोसेस शुरू में क्या था कि डायरेक्टर ही बनना है, फिल्म मेकर बनना है? व्हाट यू वांटेड टू बी? हमेशा से मैं फिल्मों का बहुत ही शौकीन रहा हूँ बचपन से ही। मेरे जो परिवार में भी था कि फिल्मों की बड़ी बातें होती थी, लोग बड़े शौकीन थे। आप उत्तर प्रदेश और बिहार, अयोध्या से? हाँ, अयोध्या में मेरी पैदाइश है, मेरी फैमिली अयोध्या में है और लखनऊ में है, और बिहार में मेरा काफ़ी आई वाज रेज्ड, पिताजी की जॉब थी। तो सिनेमा के हम कहते हैं एक दूसरे को सरिंची है, वो सिनेमा की बड़ी बातें होती थी। तो बचपन से एक शौक लग गया था। अब होता है ना कि 12-13 साल का लड़का जब थिएटर में जाता है और अंधेरा होता है और वो एक रोशनी आती है, उसको वो फीलिंग जो आती थी ना, वो मैं अभी तक भूला नहीं। आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू दैट। ज़्यादा पहली फिल्म कौन सी देखी थी आपने? ये तो याद नहीं, बट ये याद है कि मुकद्दर का सिकंदर देखते वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे फिल्म का बारे में कुछ याद नहीं। मैंने कुछ एक्शन सीन में आप मेरे सामने जो बैठे हुए थे समझे उनको मार दिया था मैं इतना एक्साइटेड होती है। तो मतलब बचपन से ही, और वो बचपन में जब क्या होता है ना, जब छोटे बच्चे सिनेमा हॉल में जब गोदी में जाते हैं अपनी अम्मा की तो रोते हैं और दूसरों को बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन मेरे बारे में ऐसा कहा जाता था कि मैं कभी रोता नहीं था। अच्छा। हाँ, चुप रहता था। तो एक तरीके से बचपन से ही एक ख्वाहिश थी, लेकिन एक छोटे शहर के लड़के को, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को ये सोच पाना भी उस ज़माने में, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती, कैसे करोगे। लेकिन धीरे धीरे रास्ता मिलता गया और ये दिल्ली में जब हिंदू कॉलेज में था तब बात समझ में आना शुरू हो गई, तो मुंबई आ गए। और जहाँ तक सिनेमा बनाने का था विचार, तो हमेशा सिनेमा बनाने का था, लेकिन एक मेरी जो मुझे चीज़ पसंद है कि विजन जो है, सिनेमा इज अबाउट विजन, वो बड़ी निजी होनी चाहिए, बड़ी पर्सनल होनी चाहिए, इंडिविजुअलिस्टिक होनी चाहिए, कि आप जो है भीड़ चाल से जितना अलग रहेंगे आप उतने ही वो समझे जाओगे, आप उतने ही आइडेंटिफाई कर पाओगे, लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। तो मेरी विजन अपनी थी, जो मेरी जो मेरी हेरिटेज है, जहाँ से मैं आता हूँ, मुझे सोचने का जो तरीका है, जो किताबें मैंने पढ़ी है, जो दुनिया मैंने देखी, और उसको मैं सिनेमा में लाने की कोशिश की। तो हिंदू कॉलेज से मुंबई किस तरह से आना हुआ? हिंदू कॉलेज में क्या पढ़ाई की आपने? अंग्रेजी साहित्य पढ़ा मैंने वहाँ पे, और पढ़ा क्या मतलब नाम लिखा है। कमला नगर घूमते थे? चाचा के छोले भटूरे? हाँ, चाचा के। मेरा भी सामने ही गिरोडीमल कॉलेज था। हाँ, नेबर हो। तो हाँ, तो हिंदू कॉलेज में, लेकिन मतलब पढ़ाई के नाम पे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। एग्जाम देते थे और पास हो जाते थे किसी तरीके से। लेकिन हिंदू कॉलेज में मेरे जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, होराइजन्स मतलब खुले, क्योंकि दिल्ली में थिएटर से राब्ता हुआ और सिनेमा के कल्चर से बहुत कनेक्शन। मंडी हाउस में बहुत घूमा, एक्ट 1 बोल के थिएटर ग्रुप है, पंडित जी के साथ 1 साल वहाँ पे मशक्कत की, बहुत थप्पड़ खाए वहाँ। और दिल्ली में जो मेरे दोस्त यार बने वो भी सिनेमा के शौकीन थे, और वहाँ पे तमाम उस ज़माने में 90s में फ्रेंच सेंटर या जर्मन सेंटर में फिल्म फेस्टिवल हुआ करते थे बड़े बड़े फिल्मकारों के, तो वो जाकर के पहली बार देखा मैंने। उसके पहले हिंदी सिनेमा ही देखा था और कुछ एक आध हॉलीवुड फिल्में देखी थी। तो वहाँ से सब समझ में आना शुरू हुआ कि किस टाइप का, क्या ये अथाह समंदर है जहाँ आप डुबकी लगाने जा रहे हो। तो वो समझ में आना शुरू हुआ, और ये भी समझ में आना शुरू हुआ कि ये किया कैसे जाए, क्योंकि अगर मैं घर में ये कहता कि मैं जा रहा हूँ मुंबई फिल्म बनाने, तो उनको परेशानी होती कि भाई हाउ इज ही गोइंग टू फेंड फॉर इट। राइट। लेकिन लेट 90s में अपना मास कम्युनिकेशन कोर्स शुरू हो गया था,
तो मुंबई में जेवियर्स कॉलेज में एक है, तो वहाँ मैंने दाखिला ले लिया। एंड वहाँ पे उससे फ़ायदा ये हुआ कि एटलीस्ट बॉम्बे आने पर रहने की जगह मिल गई आपको, वजह मिल गई कि पढ़ने जा रहा है, और रहने की जगह हॉस्टल में जगह मिल गई। तो 1 साल पैर जमाने के लिए वक्त मिल गया। और उस कोर्स में हालांकि थोड़ा बहुत ही सीखा, कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाया, लेकिन काफ़ी लोग मिले जो इंडस्ट्री से थे, जिनकी वजह से मुझे पहला कदम रखने में थोड़ी आसानी हुई। लेकिन शुरुआत तो आपको एकदम निचले पायदान से करनी, तो वो तो किया ही नहीं। ना मैं किसी को मुंबई शहर में जानता था, किसी को नहीं जानता। तो वहाँ से धीरे धीरे करते करते मेरे ख्याल से 2-1.5 साल बाद विशाल भारद्वाज से मुलाकात। हाँ, वो मैं वहाँ से जर्नी शुरू। कैसे उनसे मिले कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत आपकी उनके साथ हुई जी। तो शुरुआत मुझे लगता है इतनी मजबूत हो गई कि वो फिल्में हैं वो हमारे जहन में, मतलब मुझे लगता है कि हमेशा रहेंगी। मकबूल हो, मकड़ी हो, मतलब वो ऐसी फिल्में जो हम भूल ही नहीं सकते। तो वो आपकी शुरुआत उनसे कैसे राब्ता हुआ? मैं कहूँगा बहुत खुशकिस्मती थी मेरी। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने एक फिल्म करी थी उसके पहले एज ए अप्रेंटिस, और वो पूरी जो पुराना बॉलीवुड का जो स्ट्रक्चर था उसमें बनी थी। वो कौन सी? शरारत नाम की एक फिल्म थी, अभिषेक बच्चन साहब की आई थिंक दूसरी फिल्म थी। तो उसमें मैंने काम किया और एक तजुर्बा हासिल किया मैंने। लेकिन मैं उसके बाद थोड़ा मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं किस टाइप की फिल्में करूं, बिकॉज ऐसी टाइप की फिल्म तो मैं बना नहीं सकता, ना मुझे इसका रस आता है। तो मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, और इतने में पैसे हो गए थे ख़त्म। तो मुझे एक फ़ोन कॉल आया और बताया किसी ने कि विशाल भारद्वाज साहब जो है बच्चों की एक फिल्म बना रहे हैं, इनको एक असिस्टेंट में रहता है। विशाल भारद्वाज तो म्यूज़िक डायरेक्टर है। लेकिन गया मैं उनसे मिलने, आई वॉज सीरियसली इन डाउट। मेरा था छोटा सा प्रोजेक्ट हुआ, 1-2 महीने की बात होगी, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं काम करना शुरू किया उस फिल्म में। लेकिन मुझे नहीं पता था उस वक्त कि ये रिश्ता इतना लंबा होगा, क्योंकि विशाल साहब से जो मेरी मुलाकात हुई तो सिर्फ शुरुआती दौर में तो वो डायरेक्टर से मैं असिस्टेंट था, लेकिन जब रिलेशनशिप डेवलप हुआ तो वो मेरे बड़े भाई जैसे बने, और आज भी। तो वो पहली फिल्म बना रहे थे और वो डायरेक्टर कैसे बना जाता है वो सीख रहे थे बनाते बनाते। राइटर तो हमेशा से अच्छे थे, और मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर कैमरे के पीछे कैसा काम करना है वो सीख। उन्हें डायरेक्टर बनते हुए भी तो देख रहे थे, वो भी मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक मास्टर क्लास थी। एग्जैक्टली। तो वो जो लर्निंग जो देख करके उन्होंने जो विद्या हासिल की वो करके हासिल की, और मैंने भी तो कर करके गलतियाँ करके सुधार करके हमने, और वो रिश्ता बन गया। तो साथ बहुत सारा ज़्यादा वक्त भी बिताना शुरू कर दिया हमने, सिर्फ सिनेमा की ही नहीं, बाकी ज़िंदगी की, निजी ज़िंदगी की बातचीत भी की। हम लोग का देखिए जाए तो हमारा परिवेश काफ़ी मिलता जुलता है। वो भी उत्तर प्रदेश से है, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, मध्य मध्यवर्गीय परिवार से हैं, सिनेमा के शौकीन, तो वो सब मेल खाता था। हम हालांकि मेरे उनको बड़े, वो भी हिंदू कॉलेज थे बाजू में, तो जम गए। और उनके साथ काम करने का मैंने 10 साल काम किया उनके साथ, जिसमें मैंने 4-5 साल तो सिर्फ बतौर असिस्टेंट काम किया। उसके बाद उन्होंने ही मुझे एक दिन ये बात कही कि बेटा अगर डायरेक्टर बनना है तो लिखना से पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे पुश किया और मैंने खुद लिखना शुरू किया, एक स्क्रिप्ट लिखी, उनको दिखाई, तो उनको लगा कि हाँ चलो पोटेंशियल है बंदे में, चलो उसको लगाओ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया ब्लू अम्ब्रेला, मेरी पहली फिल्म एज अ राइटर, इसमें मैं असिस्टेंट भी था ओंकारा गुरु से। तो ये रिलेशनशिप गाढ़ा होता गया, और बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने फिर मुझे वायदा किया कि भाई तुम्हारी जब पहली फिल्म होगी तो मैं उसको प्रोड्यूस करूँगा। और वैसा ही हुआ, ना सिर्फ प्रोड्यूस किया उन्होंने बट उसमें मेरे साथ लिखा भी। तो मैंने उनको आइडिया सुनाया, उनको पसंद आया, उनके साथ में बैठ कर लिखा 1.5-2 साल, और फिर उसने ना सिर्फ प्रोड्यूस किया बट म्यूज़िक भी दिया, और क्या म्यूज़िक दिया। तो वो रिलेशनशिप और गाढ़ा होता गया। मैंने भी उनके लिए मटरू तक फिल्में लिखी। तो वो रिलेशनशिप मैं कहूँगा कि अगर वो नहीं होता, ये कहना तो मुश्किल है मैं फिल्म मेकर बन पाता कि नहीं, शायद बन भी जाता, दूसरे तजुर्बे भी होते, लेकिन जो मैं बंदा हूँ और जिस तरीके का फिल्म मेकर हूँ वो इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत। जो पहली फिल्म आपने डायरेक्ट की, स्टार कास्ट से लेकर और हर चीज़ कहीं ना कहीं एक टॉप नॉच थी, कि तो उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा है तो नया लड़का है, मतलब ये इतने जो मंझे हुए एक्टर्स हैं इनको किस तरीके से डायरेक्ट कर लेगा, या कुछ इस तरह के सवाल उठे? देखिए, एक तो वही होता है सब फिल्म में, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी स्क्रिप्ट।
तो हमने स्क्रिप्ट पे करीब 2-2.5 साल मेहनत करी थी, और एक ड्राफ्ट लिख करके जो पसंद नहीं आया तो उसको फिर तिलांजलि दे करके फिर दूसरे फिर लिखा। तो वो हम स्क्रिप्ट बड़ी गाढ़ी हो गई थी, मतलब उसमें काफ़ी सही हो गया था मामला, हम लोग को भी कॉन्फिडेंस था। और वही कॉन्फिडेंस जब एक्टर ने, सबसे पहले विद्या ने आई थी, तो विद्या को मैंने नरेट किया हुआ, तो विद्या आई, उन्होंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, उसके बाद नसीर भाई और अरशद आए। तीनों का इंटरेस्ट मेनली ये था कि भाई कहानी बढ़िया है, ये रोल बढ़िया है और इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये था कि विशाल जी का हाथ था उसमें, जब विशाल भारद्वाज आपको फोन करके बुला रहे हैं तो हाँ, तो कुछ तो मायने होगा, बैकिंग थी वहाँ, बैकिंग थी वो उनकी। और तीसरा मैंने भी जब अपना रिलेशनशिप कायम किया, जैसे मैंने कहा नसीर भाई तो मुझे जानते भी थे, और नसीर भाई को बहुत तजुर्बा है पहली फिल्म बनाने वालों के साथ काम करने का, तो उन्होंने उस तरीके से अप्रोच किया। और लेकिन अरशद और विद्या मुझे नहीं जानते थे, और अरशद से मेरी पहली मीटिंग जब हुई और उन्होंने कहा भी भाई विशाल को मैं जानता हूँ, केतन भाई जो मेरे प्रोड्यूसर उनको भी जानता हूँ, आपको तो जानता नहीं हूँ, वो तो जानने के लिए सबसे बढ़िया मैं आपको थोड़ा कहानी के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने उनको कहानी के बारे में बताया, पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं सुना, मैंने तो बस कुछ चंद सीन सुना, और वो उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ बंदा जो है जिस तरीके से कहानी कह रहा है, मुझे लगता है इसको कहानी कहना आता। तो वो कॉन्फिडेंस एक तीनों एक्टर्स में आ गया कि चलो ठीक है, पहली फिल्म में शायद गलतियाँ कुछ करे, लेकिन इसको फिल्म के बारे में और अपनी टेक्निक के बारे में पता। तो ये कॉन्फिडेंस मैंने ऐसे हासिल किया, और उन तीनों का लेकिन बहुत सपोर्ट भी रहा, बिकॉज पहली फिल्म हमें सबसे मुश्किल होती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा, आपने पहली बनाई और पहली जो है वो ऐसी बनाई जो एक मार्क छोड़ के गई। हाँ, तो बड़ी मुश्किल होती है, और मुश्किलें आई भी, लेकिन तीनों का सपोर्ट बहुत था। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपके और ये इतने तजुर्बेकार कलाकार हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, तो आपको लगता है कहीं हम सही जा रहे हैं, और वही हुआ। तो पहली फिल्म जब हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये हुआ कि अभिषेक चौबे, अब अगर विशाल भारद्वाज ने धक्का नहीं भी लगाया तो अपने दम पर भी चीजें होनी शुरू हो गई उसके बाद, पहली फिल्म के बाद। जी, उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने जब इश्किया बनाई थी तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि इसका कोई पार्ट 2 होगा, मुझे पता भी नहीं था, और मैं कोई दूसरी फिल्म पे काम कर रहा था, जिस फिल्म पे मैंने 1-1.5 साल करीबन काम किया, और वो कहीं जा नहीं गई, स्क्रिप्ट क्रैक नहीं बनी थी। विशाल जी भी कह रहे थे कि कुछ इसका एक और स्क्रिप्ट पे भी थोड़ा काम किया, कुछ हो नहीं रहा था, समझ नहीं आ रही थी बात। इतने में क्या हुआ कि नसीर भाई, अरशद दोनों, और जो प्रोड्यूसर थे शिमारू, सब कह रहे थे कि इसका दूसरा पार्ट करना। मैंने कहा यार मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं विशाल जी, तो मैंने कहा ठीक है, तुमको इंटरेस्ट नहीं है, एक लड़का है जिसने दारा बोल के रखती, इसने एक आइडिया निकाला है, देखो कैसा लगता है। तो उसने निकाला आइडिया, उस पर काम करना शुरू किया। मेरा बड़े बेमन से, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बेमन से मैंने काम करना शुरू किया, और काम करते करते 2 महीने, और मेरे पास इस इतने में 2-2.5 साल बीत चुके थे। तो आप डिले कर रहे हैं अपनी जर्नी, क्योंकि अगर आपने पहली फिल्म बनाई है और पहली फिल्म सफल हुई है, तो आपको तुरंत जो है सवाल भी उठने लगते हैं कि क्या हुआ, लगते हैं क्या भाई, हाँ, वो सब होने लगता है। लेकिन तो ये हुआ कि इस पे काम करते करते कुछ एक लाइट बल्ब करा कि यार ये सही जा रही है, और फिर हुआ ये कि वही फिल्म बनी, लेकिन पहली और दूसरी फिल्म के बीच में गैप बहुत लंबा हो गया, जिसके बीच में हमने मटरू भी बनाई। मटरू मैंने विशाल साहब के साथ लिखी, और मैं सेकेंड यूनिट डायरेक्टर भी था, तो वो फिल्म जरूर की, लेकिन गैप ज़्यादा हो गया था क्योंकि स्क्रिप्ट क्रैक नहीं हो रही थी। जो तमाम फिल्मों में मैं काम कर रहा था कहीं पहुँच नहीं पा रहा था। हुआ ये कि डेस्टिनी थी, जो दूसरी फिल्म बननी थी इश्किया सीरीज की, तो वो बनी, और इस बार जब बनी तो नसीर और अरशद तो थे, लेकिन माधुरी जी और हुमा कुरैशी भी साथ में आई, और बड़े ही डिफरेंट फ्लेवर की फिल्म, और इसीलिए मुझे इंटरेस्ट भी था, क्योंकि अगर वही फिर गांव में जा रहा हूँ, वही गोरखपुर कर रहा हूँ, तो फिल्म क्या मजा है, लेकिन वो डिफरेंट फ्लेवर था एकदम, उसका रस अलग था, तो करने में बहुत मजा आया मुझे। बाय दिस टाइम आई वाज मच मोर कॉन्फिडेंट आल्सो अबाउट माय अप्रोच। ये नाम कैसे सोचा, मट्टू की बिजली का मंडोला, मतलब सोचा कैसे आपने? ये पहली बार बताया किसको तो उसका रिएक्शन क्या था? नहीं, पहले लोग तो अचंभे में आए थे कि ये क्या मतलब है इसका। मंडोला एक्चुअली सरनेम है, तो मंडोला से ही जब बात शुरू हुई, और ये जो थी मट्टू दी मंडोला एक्चुअली इज एन ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ बर्तोल्ड ब्रेख्ट है, उनका एक नाटक था, उसका अडेप्टेशन था। तो थोड़ी सरफरी सी कहानी थी, सरफरी से कैरेक्टर्स थी, तो उसका एकदम बहुत ही सहज सा नाम होता तो लोगों को लगता तो फिल्म का फ्लेवर बैठता नहीं,
तो बहुत ही सोच के कैरेक्टर का नाम निकला मंडोला। और फिर एक दिन हमको याद है, हम हरियाणा में विशाल जी और मैं ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे, रेकी कर रहे थे या कुछ स्क्रिप्ट रिसर्च कर रहे थे, उस टाइप का तो देखा एक डॉक्टर मटरू। अच्छा, वहाँ से आया यार, इसका नाम मटरू कर देते हैं। एक आपकी वजह से पहली बार कमीने शब्द जो है वो न्यूज चैनल्स पे चलना शुरू हुआ। मुझे याद है कि मतलब ऐसी लाइनें हम लिख ही नहीं सकते थे, तो वो था कि कमीने वर्ड हम लिख सकते हैं और उसे कोट करके लिख सकते हैं, अब तो फिल्म का नाम है। तो कमीने कहाँ से ये शब्द? ये विशाल जी की इजाज़त है। ये विशाल जी की इजाज़त है की इजाज़त है, क्योंकि अब आई थिंक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है कि ये 2008 की बात है शायद, प्रियंका को सुनाने गए थे कहानी, मैं भी था उनके साथ। तो प्रियंका चोपड़ा को कहानी सुनाई, उसको बहुत पसंद आई, काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया उसने, और कहा ये आई थिंक प्रियंका सेड समथिंग टू द इफेक्ट दैट एक से एक सारे सब कमीने हैं या अच्छा बदमाश। ओके। तो बाहर आकर के हम लोग जब बाहर आए और अच्छी मीटिंग हुई, टाइटल की तरफ चल रही थी, यूटीवी आई थिंक प्रोड्यूसर, तो ये अच्छा कहा है, प्रियंका ने सब कमीने, पीछे का नाम कमीने रख देते हैं। तो शुरुआत में तो सब लोग थोड़ा वो हुए कि हमारा फिल्म सभी को एक तरीके से गाली है, लेकिन धीरे धीरे आई थिंक एवरीबॉडी एक्सेप्टेड इट। और अब तो चलो, पर इतनी भी गंदी गाली नहीं है ना, तो कहते हैं दिल्ली अगर हो तो दिल्ली में तो ये भी मतलब नॉर्मल है, वो गाली कंसीडर ही नहीं करते, वो तो कहते हैं इट्स एन इमोशन, इट्स एन इमोशन। तो मतलब दिल्ली वालों के लिए तो बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन मैंने देखा कई जगह हो जाता है कि अरे आपने ऐसे फॉर्मल सेटिंग में थोड़ा हो जाता है। लेकिन देखिए, हमारे सिनेमा का एक हमेशा से ये रहा है कि थोड़ी बेबाकी से हम फिल्म बनाते हैं, राइट। और अपना जो एक्चुअल कल्चर है, ना कि जो हम कल्चर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं बात कि भाई ये हम हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें तो शायद अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और सिनेमा का ये कर्तव्य है, सिनेमा का पर्पस यही है ना कि सो दैट वी गेट क्लोजर टू आवरसेल्फ, वी अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, और मैं विशाल जी का ये जो मिशन था उससे मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ और काफ़ी बिलीव करता हूँ कि थोड़ा सिनेमा में बेबाकी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो फिर अच्छा, जैसे एक बार मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं, किसी ने कहा था कि कहानियां वही 3-4 होती हैं। हाँ जी, उन्हें ही हम घुमा फिरा के जो है वो पेश करते हैं। मानते हैं आप उसके इस बात को कि मतलब ट्रीटमेंट इज ऑल मैटर्स? ट्रीटमेंट इज ऑल मैटर्स, और ट्रीटमेंट से ज्यादा टेक, आप किस नजरिए से इस चीज को देख रहे हो ना। कि अगर लैला मजनू की कहानी है, अगर आप लैला के पेरेंट्स के नजरिए से देखें तो वो एकदम अलग कहानी हो जाती है, या मजनू के पेरेंट्स के, या तो वो जो आपका टेक क्या है, आप किस नजरिए से उसको देखते हैं, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज क्या होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस जो होता है वो तो चाहे आप हिंदुस्तान में हो या किसी और देश में हो या किसी और समय में हो, वही होता है, दुख सुख, यू नो, और जो रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं वो तो वही होते हैं। तो आप वही चीज, वही सुरों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स एन आर्टिस्ट। अच्छा, आपको अपनी किस फिल्म को बनाने के बाद लगा कि मतलब मजा नहीं आया? चूकोगे? नहीं, ऐसा नहीं लगा आज तक मुझे, या तो और बेहतर हो सकता था। हाँ, वो आई थिंक सब में, लेकिन किसमें ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाद में हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा कर दिया होता तो बवाल कट जाता। तो ऐसा किसमें किसी में लगा? ऐसा देखिए, पहली फिल्म में सबसे ज्यादा लगा था, क्योंकि पहली फिल्म में जो पहली बार फर्स्ट टाइम फिल्म वाली मिस्टेक्स थी, जो जब बंदा पहली बार बनाता तो वही करता है ये मिस्टेक्स, दूसरी बार बनाता वो नहीं करता, तो उसमें थी कि यार ये गड़बड़ हो गया, कि आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो पहली फिल्म को लेकर के था। हालांकि ये बात ज़रूर है कि कोई भी फिल्म जो मैंने बनाई है उसको मैं पलट के देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरे सबसे बड़े फ़ैन आपके परिवार वाले, तो मेरे मदर फादर मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं, कोई उनका तो इतना बायस है, तो ऐसे चैनल बदलते बदलते अगर कोई मेरी फिल्म आ गई तो वो पूरी देख डालो, और मुझे बड़ी परेशानी होती है, बोलते मैं दूसरे का वो चला जाता क्योंकि बिकॉज फॉर मी इट इज अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस, राइट, क्योंकि मैं तो जिया हूँ उसको, और मुझे सिर्फ वही दिखता है कि मैंने क्या गलती है, ये शॉट इतनी जल्दी क्यों काट दिया, या ये परफॉर्मेंस मैंने ये नोट क्यों मांगा, वही चलता रहता है। और ये सिनेमा जो होता है ये परफेक्शन तो है, बिल्कुल,
there is no perfection in life. I think perfection is a stupid idea. तो you realize that now if I was making this film, मैं इसको यूं करता, यूं नहीं करता. तो और कई बार सही भी होता है, कई बार आप इमोशनल जजमेंट दे रहे हो. वो अपने टाइम पे निकल गई, हो गई, इसकी ये डेस्टिनी थी, उसने वो पाया, बस मेरा रिलेशनशिप उससे खत्म. जैसे किलर सुबह आकर के अब 10 दिन हो गए हैं, ऑलरेडी मेरा प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन शुरू हो चुका है कि अब मैं आगे बढ़ूं. नई चीज पे आपने काम जो है वो शुरू कर दिया. अच्छा, पेरेंट्स ने सबसे हार्श कमेंट आपके क्राफ्ट को देखकर या किसी फिल्म को देखकर क्या दिया? हार्श भी और सबसे अच्छा भी. आई थिंक मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मदर, वो मेरी जो, जैसे हम बेबाकी की बात कर रहे थे ना, तो जब जो कभी जबान, जब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जबान थोड़ी, तो उससे थोड़ी परेशान हो जाती है कभी कभी. अच्छा. और कभी कभी जब हिंसा देखती है मेरी फिल्मों में, जैसे कौन सी फिल्म थी, तो वायलेंट फिल्म, तो उससे बड़ी वो हो जाती है कि वो नहीं बेटा ये सब क्यों भगवान टाइप बनाओ. तो ऐसा कुछ. लेकिन वही जब रे की जो फिल्म है जिसमें मनोज भाई हैं और गजराज भाई हैं, वो देख रहे, वो तो हर महीने में एक बार देख लेती है. वैसी फिल्म बनाया. अच्छा, कितनी बढ़िया फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, सब लोग साथ में बैठ के देख सकते हैं, हंसी मजाक, हल्की फुल्की. तो ये है उनका. ऐसा नहीं है कि उनका कोई टेक्निक को लेकर के या स्टोरी टेलिंग को लेकर, लेकिन यार आई थिंक माय मदर स्पेशली, उनको लगता है कि यार थोड़ी पारिवारिक फिल्में बनाओ, हंसी खेल हल्की फुल्की फिल्म बनाओ, हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो. तो ये जो बेबाकी आपको मिली, पिताजी से मिली? ये उत्तर प्रदेश का हूँ. तो उत्तर प्रदेश और बिहार का हूँ, तो वहाँ से आई. बेबाकी हमारे परिवार में इसी तरीके के लोग हैं, इस तरीके से बातचीत करते हैं, और काफ़ी कलरफुल लैंग्वेज. तो वहीं से आया और उस कल्चर से आया. अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? क्योंकि बहुत कम आपकी फैमिली के बारे में, फिल्मों के बारे में तो आपकी खूब बात होती है. फैमिली में कौन कौन है, किस किस तरह का रिलेशंस किससे है, थोड़ा सा. देखिए, न्यूक्लियर फैमिली कहिए हम लोग, 80 के दशक की न्यूक्लियर फैमिली है. तो वैसे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पिताजी बैंक में थे, तो हम लोग अपने परिवार से दूर झारखंड में, अब झारखंड पर बिहार में. तो मेरी मदर और मेरे फादर, उन्हीं के साथ में अकेला उनका है, 3 संतान है. तो वेरी वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स, एंड लवली रिलेशनशिप एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप. वैसा जब मैंने उनको 15-16 साल की उम्र में ये बताया कि मैं फिल्म में जाने वाला हूँ, तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, नाराजगी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी. एक मतलब दे वर अम्यूज्ड, अच्छा, बट नॉट एंग्री. तो बड़ा ही प्यारा रिलेशनशिप है. लेकिन मेरे माता पिता के अलावा भी मेरे जो परिवार है, मेरे पिताजी की फैमिली बेसिकली अयोध्या में है, और मेरे मदर की फैमिली लखनऊ में, उनसे भी बड़ा क्लोज रिलेशन. इनफैक्ट मेरा सिनेमा का जो भूत है वो लखनऊ में जो मेरी फैमिली है, अच्छा, मदर की फैमिली वहाँ है. ओके. बहुत बहुत आज भी फिल्मों के कायल हैं, और थोड़ा सा हालांकि सब गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और बिजनेस में हैं, लेकिन अभी भी म्यूज़िक और फिल्म से बड़ा क्लोज कनेक्शन है. मतलब घर में जब महफिल बैठती है तो लोग गाना वाना गाते हैं, हारमोनियम लेकर बैठते हैं, कंपोज भी करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनली भी थोड़ा बहुत गाते हैं. तो वो एक कल्चर है वहाँ पर बहुत. मेरे जो फादर की फैमिली है वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, वहाँ थोड़े पढ़ने लिखने वाले लोग हैं. हाँ, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं. और अब तो फैमिली क्या है, ये तो मैं 1990s की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तो क्या है, जो मेरी जनरेशन या मेरे बाद की जो जनरेशन है, अब तो वो पूरी दुनिया में फैल गया. बिल्कुल. हाँ, तो क्या है, जो यंगर जनरेशन है वो तो काफ़ी अमेरिका चली गई, कनाडा चली गई, काफ़ी बाहर भी लोग हैं. कजन्स बहुत कजन्स हैं, और सब मेरे साथ बात होती रहती है. सो एक बड़ी फैमिली है, लेकिन जिया हूँ मैं अपने हम 3 लोग साथ. अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने अपने क्राफ्ट का कितना % अभी इस्तेमाल किया एज अभिषेक चौबे? जो आपकी बेबाकी है, जो आपकी फिल्म मेकिंग है, हालांकि आपकी लिस्ट छोटी है अभी कंपैरेटिवली, लेकिन इम्पैक्टफुल है. मतलब उसमें एक एक नाम जो है, कहीं ना कहीं हम उस एक एक फिल्म पे एक घंटा चर्चा कर सकते हैं अगर उसको डाइसेक्ट करें तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने क्राफ्ट का कितना % अभी तक यूज़ किया है? देखिए, मुझे ऐसा मुझे जो एक आपकी विजन होती है अपने करियर को लेकर, तो मुझे ऐसा करना है कि मुझे काफ़ी समय तक और बहुत सारी फिल्म, चाहे वो सीरीज़ भी हो, जो भी, काफ़ी समय तक काम करना है. तो
लकीली फिल्म बिजनेस में रिटायरमेंट नहीं होती, जब तक आपका शरीर, आपका दिमाग चल रहा है, आप बनाइए। देवानंद साहब लास्ट तक हीरो थे। एग्जैक्ट, या यश चोपड़ा साहब, उन्होंने फिल्म बनाई 80 साल पहले, अभी बेस्ट में देखे थे बाकी वर्ष। मुझे लगता है पॉलिटिक्स और फिल्म मेकिंग ही ऐसा ही कि लास्ट तक घसीटते हैं। तो आई वुड लाइक टू मेक अ लॉट एंड मेक टिल आई एम अलाइव। तो उसको दिमाग में रखते हुए आई थिंक मेरी अभी 10-20% जर्नी ही है, और अभी बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर करना है जो मैंने किए भी नहीं, और कई चीज़ें जो है उम्र के साथ हैं, यू नो, तो वो ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, अपने एक्सपीरियंसेस को फिर अपने सिनेमा में रिफ्लेक्ट करो। और जहाँ तक क्राफ्ट, प्योर टेक्निक और क्राफ्ट की बात है, उसको तो बहुत सारा एक्सप्लोर करना है मुझे ऐसे। तो आई थिंक इन दैट रिगार्ड वो फ्रीडम के ऊपर भी है, पावर के ऊपर भी है, कि अगर आपको सीरियसली लिया जाता है, इंडस्ट्री आपको समझती है कि भाई इस बंदे को काम आता है, इसको जैसे करना है करने दो, तो वो पावर तो अब आ रही है। पहले तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, तो अब मैं जो कहते हैं ना, अब मैं फूटने वाला हूँ। अच्छा, जब उड़ता पंजाब बनाई आपने, तो दिलजीत उस वक्त सिंगर हुआ करते थे। हाँ जी, मोस्टली, मतलब तो पंजाबी फिल्में करते थे। तो हाउ यू गेट द आइडिया कि उनको लेके आ, मतलब वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बड़ा शॉकिंग था। हाँ, और बहुत ही लॉन्ग शॉट में अब मैं सोचता हूँ उसके बारे में, तो कितना बढ़िया डिसीजन था वो। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके करियर का भी एक नया डायमेंशन आपने खोला। तो हाउ यू डिसाइडेड कि उनको लेना है? बहुत इसके बारे में चर्चा बहुत हुई थी। तो क्या हुआ था कि जब मैं उड़ता बनाना शुरू कर रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये फिल्म काफ़ी डार्क है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़े सितारे आएंगे। लेकिन मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे पैंटम में, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, और हुआ भी ये। और शाहिद से मेरी मुलाकात हुई, जानता भी था मैं शाहिद को, कमीने में काम करते। तो फटाफट ये हुआ कि अचानक से 6 महीने में जो एक छोटी सी फिल्म मैं बनाने जा रहा था, वो उसमें आगे शाहिद कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर, अचानक से बड़ी फिल्म हो गई। तो मुझे कहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम, बहुत ज़्यादा कमर्शियल ना लगने लगे। और मैं कमर्शियल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिक्चर चले, ये सब मैं भी चाहता हूँ, लेकिन एक फिल्म की इंटीग्रिटी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस स्टार बटोर लिए हैं कुछ बनाए। तो मैंने कहा यार, ये जो कास्टिंग है इसको थोड़ा हम सोच के करते हैं, इसमें थोड़ा हम लोग, तो काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट करीना जी भी इन्वॉल्व थी इस डिस्कशन में की, एंड शी said you don't need to get us soon, let us get something who fits the part। और ये कैरेक्टर सरदार था, ओके, पग पहनने वाला सरदार था, हमेशा से स्ट्रिक्ट नहीं। तो वहाँ से आइडिया आया दिलजीत दोसांझ से बातचीत करते। हनी जो था उसमें, हनी त्रेन जो अब हम साथ में काम करते हैं, वो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी था। तो इन सब से बात करते करते वो दिलजीत का नाम आया। और मेरी दिलजीत का कुछ काम देखा नहीं था, मैंने पंजाब 1980 को फिल्म लगा करके देखी, और मैंने कहा है तो ये सिंगर, लेकिन एक्टर भी बढ़िया इससे मिल सकता है। जब दिलजीत से मेरी मुलाकात हुई, यहीं आराम नगर में, ऐसा ही एक ऑफिस था, ऐसे ही इसके बैकयार्ड में हम बैठे हुए, एंड ही केम टू द गेट एंड आई सॉ हिम। 5 सेकेंड्स में मुझे लग गया कि ये डिसीजन गलत, बिकॉज उसमें, उस बंदे में एक वार्मथ जो आज भी है, इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद, ही इज अ ह्यूज स्टार, बट एक वार्मथ, एक हम्बलनेस है जो कि नकली नहीं, और वो कैरेक्टर तो एकदम फिट बैठती। तो मैंने कहा आप जैसे हो वैसे ही रहो। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपने ये कैरेक्टर पहले से ही पग पहनने वाला पगधारी था कि आपने मुझे देखा? नहीं, हमेशा से ही था। अच्छा, जो अब आपका प्रोडक्शन हाउस भी है जो हनी त्रेहान के साथ, तो इसमें और क्या कुछ करने का प्लान है? हमारी एक फिल्म है जो कि हनी ने डायरेक्ट की है, बड़ी कमाई की फिल्म है, और ये मेरे ख्याल से इस साल में आगे 3-4-6 महीने में वो रिलीज करने का प्लान है, जिसमें दिलजीत है और अर्जुन रामपाल, और पंजाब में सेट खान, बहुत बढ़िया फिल्म है। तो वो आएगी, शूट हो चुकी है, रेडी है, और हाँ बस कुछ काम बाकी रह गया पोस्ट प्रोडक्शन का, वो आएगी। उसके अलावा मेरी एक फिल्म है जो मैंने अब लिखी है, बहुत टाइम हो गया एक फिल्म बनाई है, तो मैंने अभी ख़त्म करी है, मतलब जस्ट ख़त्म हो रही है स्क्रिप्ट। उसको ये ख़त्म करने के बाद आई थिंक दैट शुड बी समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग। और इसका सीज़न 2 शायद सीक्वलरशिप का वो है। हनी की भी अगली फिल्म हम तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा क्योंकि हनी और मैं ये प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, और
हम दोनों डायरेक्टर भी हैं, तो हमारा ज़्यादातर वक्त अपनी ही फिल्मों में निकल जाता है। राइट। तो हम जब दूसरे का काम प्रोड्यूस जो भी करना चाहते हैं प्रोड्यूस, लेकिन बहुत बड़ी फिल्म होगी तो हमारा बहुत सारा टेंशन अपनी फिल्मों से निकल कर जाएगा। तो हम छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं प्रोड्यूसर। तो 2 स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बड़ी प्यारी फिल्म है, जो कि हम चाहते हैं इस साल शुरू करें। कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो हो कि यार ये करनी है, किसी एक्टर के साथ काम करना हो या किसी को डायरेक्ट करना हो या किसी, मतलब होता है ना हर किसी का एक होता है कि यार ये मुझे करना है ज़रूर, ऐसा कुछ है दिमाग में? ऐसा है कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन व्हाट आई वांट टू डू नाउ, जो मेरे तरफ और जो मैं आज अगर 10 साल पहले पूछते हो मुझसे तो मैं ऐसा नहीं होता, वो उम्र के साथ, मैच्योरिटी के साथ मुझे अब जो है फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, यू नो अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल, हमने 20, 30, 40 के दशक की बहुत देखी, राइट, लेकिन लेट 19th सेंचुरी में जो जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, तो जब कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, या तब उस जमाने के बारे में मुझे बनाने लगा। कुछ काम शुरू किया है उस पे या सिर्फ इच्छा है? सिर्फ अभी मतलब रिसर्च आपने शुरू कर दी? हाँ, स्पेशली गॉट टू डू विद यू नो जो पहले हिंदुस्तान में रजवाड़े बहुत होते हैं ना, तो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनकी क्या कहानी थी, तो उसके बारे में रिसर्च मैंने शुरू किया और उस पर काम धीरे धीरे चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ उसकी रिसर्च पहले पुख्ता हो जाए, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो, स्क्रिप्ट तो बन जाएगी। आने वाले 3, 4, 5 साल में उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो होगी। अच्छा, आप खुद खाली टाइम में क्या करते हैं? फिल्में, वेब सीरीज कुछ देखते हैं या सिर्फ लिखते पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पे काम करते हैं? फिल्में मैं मतलब कि कहते हैं ना, फिल्म बफ रहा हूँ हमेशा से, और पहले तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ा संभल के देखता हूँ, क्योंकि मैं अब ये नहीं जानना चाहता कि फिल्म कितनी खराब है। अगर खराब है तो मैं नहीं। आप भी मानते हैं कि खराब फिल्में तो बन रही हैं काफ़ी। तो फिल्में तो सोच समझ करके, जब कोई यार उसे कमेंट करता है या समझ में आता है कि ये बढ़िया फिल्म है या सीरीज़ है कि देख लेता हूँ। पढ़ने का शौक़ है बहुत, और पढ़ते रहता हूँ, और वीडियो गेम्स का शौक है बहुत। अच्छा। हाँ, अकेला अवस्था में भी मैं प्ले स्टेशन के सामने बैठ जाता हूँ और घंटों घंटों बैठा रहता हूँ, बिकॉज आई थिंक गेमिंग इज द फ्यूचर। आई मीन सॉलिडली प्रेजेंट, फिल्म से बड़ी इंडस्ट्री है वो, लेकिन आई थिंक फिल्म से बड़ी नज़दीक है, एंड अगर कभी मौका मिले तो मैं गेम डिज़ाइन करना चाहूँगा। ओह वाह। अच्छा, आपको लगता है कि कंटेंट अगर अच्छा हो तो रास्ता ढूंढ लेता है आपने? I wish it was as simple as that. नहीं, क्योंकि अभी हमने इन दिनों कई एग्जाम्पल्स ऐसे देखे, लेट्स सपोज कांतारा, कार्तिकेय 2, मतलब वो रिलीज होने के बाद हमने उन फिल्मों के बारे में सुना कि ये बड़ी अच्छी फिल्में हैं, उसके बाद उनके इंटरव्यूज हुए, उसके बाद उन पे बात हुई, और इस तरह की कई वेब सीरीज भी हैं जिनके बारे में लोग वर्ड ऑफ माउथ बहुत कहते हैं कि अरे यार ये देखी तुमने, ये देखी तुमने। जरूर है कि अगर कंटेंट बाहर आ गया और बढ़िया हो तो लोग बात करते हैं, और ये इनफैक्ट वेब स्पेस में ज़्यादा होता है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो फिल्म उतरती नहीं, वो रहती है। तो लोगों के पास वक्त होता है, एक बार बात शुरू होती है, एक दूसरे तीसरा, तो फिल्मों में परेशानी क्या है, स्पेशली हिंदी फिल्मों में, कि ये हिट एंड रन बिजनेस हो गया है ना। तो अभी क्या है कि एक हफ्ता फ्राइडे रिलीज हुई और मंडे तक अगर कलेक्शन वो नहीं हुआ तो ट्रेड बोल देता है भाई ये तो फ्लॉप है। तो लोगों को उस फिल्म को एहसास करने का मौका ही नहीं मिलता, है ना। तो ये परेशानी जरूर है। तो हिंदी सिनेमा का बिजनेस मॉडल में ये एक चीज़ मुझे इससे परेशानी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर जैसे 12th फेल वाज अ वेरी एनकरेजिंग, और क्या हुआ है कि पैंडेमिक के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पैंडेमिक के बाद चीज़ें अब धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो रही है। पैंडेमिक के पहले सोच रही है आज की डेट में, मैं आज कितने भी लोगों से मिला हूँ, सबने कहा है कि सुनजुरिया बहुत बढ़िया फिल्म थी, लेकिन वो चली नहीं, और वो चली नहीं मतलब चली ही नहीं, तो उसको ना मौका भी नहीं मिला। अब जैसे 12th फेल जैसी फिल्म आती है जिसको मौका मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये बढ़े आगे, ये ट्राइब मेड दिस ट्राइब इन मेरीज, कि लोगों को देखिए क्या होता है। जैसे शोले भी आई थी, पहले हफ्ते में तो चली नहीं, उन्होंने पता नहीं साइन ऑफ कर दिया, एंड देन इट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम। तो वो चीज़ आई थिंक वो किसी तरीके से अगर वापस आ जाए ना तो बहुत बढ़िया होगा। तो क्या है कि हर फिल्म उस लेवल का मार्केटिंग अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, ये
है ना? ये भी अब आप शाहरुख खान साहब की फिल्म हो या सलमान खान साहब की फिल्म हो, वो फिल्म का एक तो बजट जो होगा उतना ही उसका मार्केटिंग होगा, राइट। तो वो अब जहाँ भी जाइए, कोई टीवी खोलिए या सड़कों पे जाइए तो उन्हीं के पोस्टर, उन्हीं का बिलबोर्ड, उन्हीं की प्रोमोज और एक छोटी फिल्म है उसके सामने। लेकिन आप जब थिएटर पे जाते हैं टिकट खरीदने तो वो शाहरुख खान फिल्म के भी 450-300 रुपये टिकट है और ये छोटी फिल्म की, तो आप तो सलमान खान की फिल्म देखिए। राइट। ये जो प्रॉब्लम है ना, हम अब नहीं चाहते कि छोटा सिनेमा या मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा को हम इंकरेज नहीं करते, जबकि उसमें बहुत पोटेंशियल है ऑडियंसेस को पुश करने की, सेटिस्फाई करने की। अगर हम थोड़ा ये करें, अगर हम अपने मिडिल सिनेमा को पुश करें तो बहुत ही खूबसूरत फिल्में आ सकती हैं। मतलब जिस तरीके से ऋषिकेश मुखर्जी साहब की पूरी 1970s की फिल्म इतनी यादगार फिल्में, वो आज के मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा, इस तरीके का मार्केट था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पैंडेमिक एक तरीके से आप कहिए हम एक गुफा से निकल के दूसरी तरफ आए, तो मेरी आशा ये है कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते। 12th फेल आपने कहा तो मैंने देखी, मैंने कहा तो बहुत शानदार से, बहुत बढ़िया, बट उसको उस वक्त थिएटर में ऑडियंस नहीं मिला, बहुत धीरे धीरे। लेकिन जब वो OTT पे आई, इतने लोगों ने उसके बारे में लिखा, कि मतलब वो मुझे लगता है अब शायद हर एक ने देख ली। तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं OTT ने एक वो स्पेस दिया है। और लेकिन जो वही हो रहा था ना कि कुछ सालों से ये हो रहा था कि आप अगर आपकी फिल्म जैसे अब 2010 में इश्क किया या 14 में डेढ़ इश्क किया या इस टाइप की फिल्म अगर मैं अभी लेके आऊँ तो लोग बोलेंगे ये तो OTT फिल्म है। ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। आई थिंक हमको थिएटर्स, क्योंकि क्या है कि लोग थिएटर्स पर जा रहे हैं लेकिन सब एक ही टाइप का सिनेमा देखने जा रहे हैं, और वो एक टाइप का सिनेमा हर हफ्ते नहीं आ सकता, राइट। तो वो साल में 4 या 5 फिल्में होंगी जो टेंट पोल समर ब्लॉकबस्टर्स जो बोलते हैं, ना, कि सलमान भाई की फिल्म है या शाहरुख साहब की फिल्म है या आमिर साहब की फिल्म। बाकी बीच में क्या थिएटर खाली रहेंगे? तो बाकी बीच में भी तो चाहिए फिल्में, राइट। और हम सबको बड़ी फिल्म बनाने तक का मतलब नहीं, छोटी छोटी फिल्में बनानी चाहिए, मिडिल ऑफ द रोड फिल्में बनानी चाहिए, ऐसी फिल्में जो परिवार जाकर के देखें, एंजॉय करें। इट डजंट हैव एनीथिंग बिग एक्शन और बिग स्टार कास्ट। तो इस फिल्मों को इनकरेज करने के लिए हमारे जो इंडस्ट्री है, जो हमारी ट्रेड है, इसके बारे में अगर कुछ कर सके तो मेरे जैसे फिल्म मेकर्स का बड़ा फायदा होगा। अच्छा, आपको लगता है रिव्यू से फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत। कितना परसेंट? थिएट्रिकल सिनेमा में बहुत ज़्यादा तो नहीं, OTT पे थोड़ा बहुत फिर भी पड़ता है। लेकिन अभी क्या है कि पहले जैसे होता था कि 4-5 क्रिटिक्स होते थे जिनका बहुत हुआ था, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, जो कहें तो माना जाता था। अब क्या है कि एनीबॉडी विद अ लैपटॉप इज अ क्रिटिक, है ना? तो आप जाकर के अपना ब्लॉग खोल दीजिए और आपकी फॉलोअर्स भी हो जाएंगे, राइट। तो वो हु इज़ अ गुड क्रिटिक, हु इज़ अ बैड क्रिटिक, उसका ये मापदंड है, राइट। और अगर आपकी फिल्म जो इमिनेंट क्रिटिक्स हैं इस कंट्री के, उन्होंने आपको 1 स्टार दिया, लेकिन आपको 36 लोग मिल जाएंगे जिसने आपको 4.5 भी दिए हैं, तो आप वो पोस्टर पे डाल दीजिए और गाड़ी चलाते आपको लगेगा ना बड़ी रिव्यूज है। तो क्रिटिक्स की वैल्यू कम हो गई। क्रिटिसिज्म अभी भी जिंदा है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है उसका कोई वो राइट। तो इस मार्केट में जितना मुश्किल है एज अ फिल्म मेकर सर्वाइव करना, उतना ही मुश्किल है एज अ क्रिटिक सर्वाइव करना। उम्मीद करते हैं क्रिटिक्स और फिल्म मेकर दोनों सर्वाइव करें और अच्छा सिनेमा मिले, एंड वी होप कि जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और आगे भी ऐसी चीज़ें आती रहें, अतरंगी नाम आप लाते रहें, फिर हम बैठ के जो है अगले इंटरव्यू की ओपनिंग में कुछ एक और अच्छे नाम होने चाहिए।